नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, डिलिमिटेशन को लेकर फिर सियासत गर्म हो गई है क्योंकि 20 तारीख को आयोग ने एक मीटिंग बुलाई है। यहाँ जितने भी हमारे 5 मेंबर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको आमंत्रित किया गया है और उसके साथ साथ लद्दाख ने जो स्ट्राइक की बात की थी, वहाँ पे एजिटेशन को लेकर एक ने जम्मू राज्य बनाने के लिए उस पर काफ़ी दिनों से माथापच्ची हो रही थी, लेकिन कहीं उसका बेअसर ही रहा और परसों लद्दाख हड़ताल पे जा रहा है, बंद हो रहा है हड़ताल। एक बहुत बड़ी ये खबर है। और उसके बाद जनरल कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जिन्होंने उनके विरुद्ध कुछ गलत रिमार्क्स दिए और पुलिस ने फौरन पर एक्शन भी लिया। ये बड़ी एक दुख की बात है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन की, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, लेकिन चुनावों की जो शुभ शुरुआत चल रही है और काफ़ी चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इससे पहले लोकसभा में भी आयोग ने कहा था कि हम समय के पर डिलिमिटेशन करेंगे और उसका मतलब यही था कि चुनावों की तरफ हमारा ये कदम बढ़ेगा, जिसको लेकर जम्मू की राजनीति काफ़ी गर्म होगी। और जम्मू के जितनी भी मुख्य राजनीतिक जो हमारे यहाँ हैं, उनने कहा कि ये हमारे साथ एक ऐसे ही फरेब हो रहा है, अभी कुछ चुनाव कराने का इनका इरादा नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आजकल इसी पे चर्चा पे है और दूसरी जो पार्टीज हैं वो भी कह रही हैं डिलिमिटेशन जो है वो समय पर नहीं कर रहे हैं और लग रहा है कि ये चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल क्या है, जो संसद में जो बयान दिया गृह राज्य मंत्री जी ने, उसमें पेच फंसा, उसकी डेडलाइन क्लियर नहीं थी कि आखिर डेडलाइन क्या है, कि कब परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। जिसके बाद ये तमाम तरह की अफवाहें और कयास शुरू हो गई कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि ज़मीनी हालात उनके अनुकूल नहीं है, ये आगे खिसकाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है, जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, खैर यह भी कहा जा रहा है कि उसको नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन इस बीच जो एकदम अचानक सूत्रों के हवाले से यह खबर आई और भरोसेमंद सूत्र हैं, उन कंफर्मेशन भी की है, जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग संसदीय सीट से सेवानिवृत्त हसनैन मसूदी हैं, जो जस्टिस रहे हैं, उन्होंने भी पुष्टि किया कि हाँ, हमें न्योता आया है और हम जाएंगे 20 तारीख को, होटल अशोका में सुबह बैठक है। ये सब 5 जो सांसद एसोसिएट मेंबर हैं उस आयोग के बनाए गए। आयोग के अपने 3 सदस्य हैं सरकारी, खुद रंजना प्रकाश देसाई सेवन जज हैं, वो चेयरपर्सन है। उसके अलावा के शर्मा जो हमारी स्टेट के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो, उसके अलावा जो देश के सबसे बड़े चुनाव आयुक्त हैं। तो कहने का बोलो अब यह है कि अब फिर कयासों का बाजार शुरू हो गया है कि हो सकता है कि जो 20 तारीख को मीटिंग बुलाई है, ये भी हो सकता है कि इनके कमेंट लिए जाएँ, उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग आए कि भाई किस तरह सीटें बढ़नी है, कितनी बढ़नी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 सीटें शायद बढ़ेंगी उसमें, क्योंकि 87 सीट से हमारी 4 लद्दाख कट के 83 रह गई हैं। और ये भी लंबे अरसे से आरोप लगते रहे कि अब तक की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं और अमूमन कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने, जबकि जम्मू का क्षेत्रफल ज़्यादा था, आबादी ज़्यादा, संसाधन की दृष्टि से बड़ा अहम था, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ की संसद सीट भी एक फालतू करी और विधानसभा की सीट फालतू। तो एक वो नाराजगी जो बरसों चली आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं मेकअप करने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की चुनाव आयोग की ओर से। जो 7 सीटें बढ़ाई जाने की बात कर रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित है, जो पूरे देश में छितरे हुए हैं, कोई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, पूना, देश के विभिन्न हिस्सों में रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सीट आरक्षित की जाए ताकि उनका भी एक नुमाइंदा हाउस के अंदर अपनी बात कह सके। हालांकि इससे पहले ये जो भंग विधान परिषद हुई है, उसमें 2 ML थी कश्मीरी पंडित समुदाय के, भारती और एक और कश्मीर से 2 लोग कश्मीरी पंडित समुदाय से थे और मंत्री भी बने जा चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के वक्त, और कांग्रेस की हुकूमत के वक्त भी मंत्री हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से। लेकिन ये एक संवैधानिक इनको ताकत मिलेगी कि इनका भी नुमाइंदा हाउस के अंदर, इस प्रकार की बातें है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विधानसभा बनेगी बाद में, इसको सिक्किम या पौंडीचेरी की तर्ज पर इसको बनाने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह वहाँ क्या नाम है, वहाँ के जो मूल दूसरे लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित, जैसे एंग्लो इंडियन थे पौंडीचेरी में, उनके लिए सीट आरक्षित की गई। इसी प्रकार सिक्किम में तो बुद्धिस्ट के लिए सीट रिजर्व। तो
माना जा रहा है कश्मीरी पंडितों को इसमें एक अहमियत मिल सकती है। उसके अलावा दलितों और ओबीसी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। कुछ सीटों के नाम खुल रहे हैं जिसमें सांबा है और भी सीटें हैं, लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती कुछ कहना मुश्किल है। इतना जरूर है कि जो 20 तारीख को मीटिंग है ये बड़ी अहम मानी जा रही है, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अधिकृत तौर पर ये नहीं कहा जा रहा कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने बायकॉट किया था, इसी साल के शुरू में हुई थी, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए थे और जुगल किशोर शर्मा गए थे। ये तीनों ने बहाना बनाया था जी हमारी सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है। तो मैं समझता हूँ जो एक बवाल मचा हुआ था डेडलाइन को लेके कि सदन में प्रॉपर जवाब नहीं आया, उस पर विराम लगेगा और लोग उम्मीद करेंगे कि अगर परसीमा आयोग ने मीटिंग बुलाई है आनंद फानन में, हो सकता है कि रिपोर्ट टाइम से आ जाए और उसके बाद चुनाव की कवायद शुरू हो जाए। लेकिन सतीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, एक तरफ चुनाव चाहती हैं और चुनाव सबसे पहले, आज से बात नहीं, ये 2 साल से बात चल रही है कि चुनाव जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट इसको करने के बाद ही होगा, क्योंकि हमेशा जम्मू यही कहता रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। हमारी सीटें, जैसे आपने कहा कि हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है, तो जम्मू की सीटें कम है। तो जब तक जम्मू की सीटें कश्मीर के बराबर नहीं होती, जो उनका हक है, कश्मीर का हक कश्मीर को दिया जाए, जम्मू का हक जम्मू को दिया जाए, तो चुनाव नहीं हो सकते। अगर ये पार्टी एक तरफ कहती है हम भाग नहीं लेंगे, पिछली बार जैसे उन्होंने भाग नहीं बाइकआउट किया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिलिमिटेशन अपनी रिपोर्ट एक तरफा कैसे देगा और कैसे वो समय पर हो पाए। देखिए, पंचायत चुनाव में इसका खामियाजा इन्होंने अच्छी तरह भुगता है, पीडीपी ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उसके बाद इनको पछतावा लगा कि हमने तो बीजेपी को रास्ता दिया खुल्लम खुल्ला, अनअपोज आगे जीत के वहाँ से साउथ कश्मीर में भी जो कि टेरिस का हार्टलैंड है, हॉट बेड है, यानी वहाँ से जीत के आगे बीजेपी के, चाहे जम्मू से जाके नॉमिनेशन भरकर आए। जब ये कहने की कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हालांकि महबूबा मुफ्ती अभी भी कह रही हैं कि जब तक 370 बहाल नहीं होगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। वो फिर तो कह रही है, वो उसका क्या है, वो खुद नहीं लड़ेगी, किसी और बाकी को लड़वा देगी। इनके ये बातें कह रही हैं। और दूसरी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला इतने फायरी क्यों हो रहे हैं, इस पर भी लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई तो ये कह रहे हैं शायद दिखावे की फायरिंग हो रही है, अंदर खाने हाथ मिले हुए हैं। तो ये अपने अपने लोगों के एक व्यू हैं। सच्चाई क्या है वो फारूक अब्दुल्ला जानते हैं या दिल्ली की हुकूमत जानती है कि सच्चाई आखिर कहाँ। लेकिन यह है कि फारूक अब्दुल्ला आजकल ऐसे तेवर हमने पहले कभी नहीं देखे कि गुस्से में हों, आक्रोशित तरीके से अपनी बात कहें, कड़े तेवर दिखाएं। इवन आजकल वो मीडिया पे बड़े मेहरबान हैं, मीडिया को लपेटे में लेने के चक्कर में है कि आप क्या कर रहे हैं, ये वो तमाम तरह के सवालात करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके घर खुद शीशे को दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते। तो ये फारूक साहब भी अच्छी तरह जानते हैं शीशे घरों के बारे में, गुलाम नबी आज़ाद भी। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें रिपोर्ट मिलने के बाद भी 2.5 से 3 महीने लगेंगे चुनाव करवाने में। इसका मतलब यही है कि अगर यही पॉलिसी रही तो 2021 में अंत में तक चुनाव होना तो मुमकिन नहीं है। और इस वक्त तो ये सारी पार्टियां चुनाव मोड में हैं, बिल्कुल उसी तरह मैदान में उतरी हुई हैं जैसे चुनाव कल ही होने वाले हैं। बिल्कुल। तो फारूक अब्दुल्ला के बारे में जैसे आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है, इस ऐसे ही बातें हो रही हैं कि ये मैच फिक्स है वो खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर से इनका हाथ मिला हुआ है। नहीं तो इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसे जब से 370 हटी है, जब से ये अंदर रहे हैं और वो अंदर रहने के बाद बाहर आए हैं, इनकी ऐसी आवाज नहीं थी, ऐसे बोल नहीं थे। अब इनके शब्दों में और बोल में बहुत फर्क आ गया। देखिए, कहते हैं ना हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर में पार्टी है, इवन गुलाम नबी आज़ाद ने जब से G23 का मोर्चा खोला है, दिल्ली हो, जम्मू हो, घाटी हो, कहीं भी जिस तरह वाला कमान के प्रति अभी भी नाराजगी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, उससे साफ दिखता है खुले तौर पर कि वो अंदर खाने हाथ मिलाए हुए हैं। वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस मुझे पार्टी से निकाले और मैं उस पर एक बवाल खड़ा करके फिर मैं अपना पार्टी खड़ा करूं। लेकिन पार्टी वाला कमान है, बड़े लोग आए, बड़े लोग गए। ये वही कांग्रेस है जिसमें तमाम तरह की कांग्रेस बनी। आधे चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियों से हैं, कांग्रेस से निकले हुए, अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर दी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। देखिए, मुसीबत जब आए, कहावत है ना कि जब बुरा वक्त आता है साया भी भागता है।
तो ये लोग भाग रहे हैं। इनको दरअसल देखा जाए, पार्टी कोई हो, कल को बीजेपी भी अगर समय आता है, जब तुमने सत्ता का सुख लिया तो लड़ाई भी तुम्हें करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता की इतनी मिलाई चाटी है इन लोगों ने, वो सारी दुनिया जानती है, गुलाम नबी आज़ाद हो या दूसरा कोई आदमी हो। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो आपको आशंका है कि 2022 में चुनाव संभव हो पाएंगे या नहीं, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब वक्त ही बताएगा। तो गुलाम नबी आजाद की जैसे आपने बात कही, तो ये 21वीं सदी है, आज का वोटर सब कुछ जानता है, अच्छी तरह पहचानता है, और सबको पता है 2 नामों में पाउंड रख के बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल। कहा कब तक उसको पार लगाएगी ये तो हमें ही बताएगा। बिल्कुल। अब ये इतने मजबूत होते हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब पहली बार लोकसभा लड़े, उनके लिए तो नया चुनाव था ना। हाँ। उन्होंने इतनी बुरी इसको शिकस्त दिया गुलाम नबी आजाद को। जी जी। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? तो मैं समझता हूँ कि आजाद साहब को मालूम है उनकी जमीन जो है भूकंप की तरह हिल रही है, वो कब भूकंप रुकेगा ये समय बताएगा। सतीश जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मैं फिर ये जानना चाहूंगा, हमारी ये राजनीतिक पार्टियां दोनों जी जो है, जैसे हम बड़ी पार्टी पीडीपी कह रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इनकी हकीकत सामने आ रही है जी। जैसा आपने पहले भी बताया, वो कहती है मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तो 370, वो तो उसको भी पता है जी कि ना 370 अब वापस आ सकती है, ना 35 से वापस आएगा, वो सवाल ही नहीं उठता। और चुनाव भी आपने लड़ने हैं। हाँ। क्योंकि ना लड़के भी आपने देख लिया है, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। ना लड़के भी आपने देख लिया है, और तब भी आपने बीजेपी को मजबूत किया कश्मीर में, आपने खुद कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई माना भी। हाँ। तो अब जो है राजनीतिक स्थिति क्या हो सकती है जम्मू कश्मीर के बारे में? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ पीडीपी, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आक्रोश है, ये मानना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और ना ही वो पुराने वाला लहर होगी मोदी साहब की, पहले मोदी की लहर थी। बिल्कुल। अब जो आने वाली स्थिति है, 2 पार्टियां ये हैं, ये वक्त का फायदा उठाती हैं और वक्त की तरफ देखते नहीं। जिस तरफ वक्त होगा उसी तरफ इनका झुकाव हो जाएगा। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी स्थिति बनने वाली है, मुझे लगता है कि वे जैसे वो कहते हैं वो खाली जगह होने वाली है, बहुत बड़ी खाली जगह, उसको वैक्यूम होगा। वैक्यूम एक जो होगा। हाँ। उस वैक्यूम को किस तरह से, क्या नई छोटी पार्टियां जो जम्मू को लेकर, जम्मू की आवाज, जम्मू की आवाज वो नहीं मैं कह रहा, हाँ। जम्मू की जो सचमुच जम्मू की आवाज को लेकर बात करती हैं, जिसमें आप एकजुट भी कह सकते हो, जिसमें आप लाल सिंह को भी कह सकते हो, ये ऐसी पार्टियां, क्या इनको कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए अजहर जी, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और हमें ये समझना होगा। देखिए हमारा जो यहाँ का एक राजनीतिक जो ढांचा है जम्मू कश्मीर का और बिहार या यूपी का, वो अलग एकदम ढांचा है। वहाँ बिहार में जेल में बंद क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल एमपी और एमएलए बनते आए, बन भी रहे हैं। यहाँ स्थिति एकदम दूसरी है। यहाँ मैंने जिस प्रकार कहा कि कश्मीर में अगर लड़ाई लगेगी, आज भले गुपकार है, हो ना हो चुनाव अगर थोड़ा देरी से और हुए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टकराव होगा, निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि दोनों के अंदर ईगो है और दोनों का एक अपना स्टेटस है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कहा यह जा रहा है, सज्जाल और अपनी भी एक जो सीट है, हंदवाड़ा की कौन सीट है, अगर वो जीत जाए तो गनीमत है, क्योंकि उनके खिलाफ भी बड़ा माहौल बन रहा है। और जम्मू कश्मीर पार्टी के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि इन पार्टियों ने पिछले जो लोकल बॉडी चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव है, उसमें इन्होंने जरूर फायदा उठाया है। तो मेरा समझना है कि बात फिर हम वही कहते हैं, अगर जम्मू की बात होगी, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और उसके अलावा थोड़ा पीर पंजाल का इलाका, तो वहाँ लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। ये कुछ कर लें, बीजेपी से कोई अलग होकर कुछ कर ले या कांग्रेस से कुछ अलग हो कर ले आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद, तो हमारा मानना है कि मौजूदा जो परिवेश दिख रहा है राजनीतिक, उसमें इनकी कहीं बिसात बिछने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है। और चुनाव जो है वो इस बार इतना जरूर है क्योंकि दिल्ली वाले जान रहे हैं कि अगर इसमें मैंडेट उनके खिलाफ जाता है तो हमें, अगर हमने स्टेट बहाल की तो पता नहीं ये स्टेट बनेगी गैरों के हाथों में, तो सरकार बनेगी, वो पता नहीं क्या क्या रेजोल्यूशन पारित करवा देंगे, उनको वो भी अप्रीहेंशन है। तो वो दिल्ली को इतना सहज मत समझिए। दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक रसायनशाला समझा, केमिकल एक लेबॉर्ट्री कि केमिकल से कहने का मतलब यह है कि जैसे एनसी को नीचे लगाना था, उस टाइम वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, अडवाणी साहब थे,
मुफ्ती साहब को कांग्रेस से तोड़ के बना दिया गया पीडीपी। तो इसी तरह अब जैसे जम्मू कश्मीर पार्टी पे भी आरोप लगते हैं, अब भगवान जाने सत्यता क्या है, लेकिन लोग कहते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में तो उन्होंने खुले तौर पे कहा था, जबकि जो सरकार में मंत्री थे बीडीपी के, तो बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए थे 10,000 लोग। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ सामने देखना बाकी है, अभी गुलाम नबी आज़ाद को भी देखना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार का वो मीडिया के अंदर अपने जो उनके साथ मेल मिलाप रखते हैं, तमाम तरह की स्टोरियाँ अपनी छुपवाने में लगे हैं, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है ना, हकीकत तो हकीकत है। मैं चांद बनाकर एक ड्राइंग का लगा दूं कहीं और कह दूं ये चांद है, वो चांद नहीं होता। चांद तो जो जेन्युइन है वो दिखेगा चांद। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव प्रतिमान आयोग के बाद अगर चुनाव घोषित होते हैं, ये चुनाव अब तक के सबसे दिलचस्प चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। बिल्कुल सही कहा। श्री जी, लद्दाख की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा में कहा कि जी। लद्दाख एक ऐसी प्रोविंस तो हमारा जो हमेशा ही उनको रहा कि हमें कुछ मिला नहीं। कश्मीर ज़्यादा हिस्सा खा लेता है और जम्मू लड़ झगड़ के अपना हिस्सा भी ले लेता है, लेकिन यूटी बनने के बाद उनकी उम्मीदें जागी और एक उन्होंने अब जब उन्होंने नई डिमांड जो रखी कि जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको लेके, हालांकि लद्दाख के दोनों जो हिस्से हैं करगिल और ले, इनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, हमेशा दोनों में कभी नहीं बनी। कभी नहीं बनी। लेकिन इस मामले में करगिल और ले इकट्ठे, यानी कि पूरा लद्दाख इकट्ठा होकर एक एजिटेशन करने जा रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, और उसके लिए परसों से वो हड़ताल पे जा रहे हैं, एजिटेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने काफ़ी कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुला के बात की थी, ताकि किसी ना किसी तरीका से इस एजिटेशन को, इस स्ट्राइक को रोका जा सके। क्योंकि लद्दाख का जो है कोई भी स्टेप होगा वो पूरे देश में एक मायना रखेगा। लद्दाख ही एक ऐसी हमारा यूटी है, जिसे हम यूटी कहते हैं, हम लद्दाख ही है वैसा यूटी जो राष्ट्रवादी है और हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। जैसा आपने बार बार कहा कि करगिल से कभी टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ है, ना ही लद्दाख में कभी ऐसा कुछ हुआ है, और हमेशा भारत के साथ रहे, हमेशा दबे रहे, तिरंगा झंडा उठा और हमेशा दबे भी रहे। लेकिन अब उनकी आवाज जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये आवाज जो है ये पूरे देश में इसको समर्थन मिल सकता है। इसके बारे में अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि परसों से जो एजिटेशन जो करने जा रहे हैं लद्दाख की क्या स्थिति होगी। देखिए, इसमें अदर जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसमें एक कोण ये भी है, चूंकि संघ परिवार ने लद्दाख को लेकर इन्होंने संस्थाएं बनाई कि प्रकोष्ठ बना रखा संघ के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये अगर ये आंदोलन होना है, डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ 2 संगठन है जो इस बंद से बाहर है, जो लद्दाख बंद की परसों ही काल है, एक खुद भाजपा, एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ये 2 ने दूरी बना के रखी है। बाकी वहाँ के जितने रिलीजियस हैं, शिया बौद्धों के जितने संगठन हैं, कारोबारी है, कांग्रेस है, दूसरे दल जितने हैं, वो सब एक छाते के नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब वो एक तो ले अपेक्स बॉडी है, एक दूसरा कारगिल डेवलपमेंट, वो क्या नाम है, कोई संस्था है, ठीक है ना, KDA। कहने का मतलब ये है कि हम हैरान होते हैं, जैसा आपने कहा कि दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, और दोनों इतने महत्वपूर्ण रीजन हैं, एक पाकिस्तान से सटा, एक चाइना से सटा। और हैरत की बात है कि जैसे आपने खुद कहा कि आज तक कोई एक आतंकी पैदा नहीं कर सका, जबकि कारगिल में इतनी बड़ी घुसपैठ हुई, इतना बड़ा कितने दिन संघर्ष भी चला, और हमारे बहुत बड़ी तादाद में NDA से पास आउट किए नए लेफ्टिनेंट, नए लड़के शहीद हुए थे वहाँ। बड़ा दुखद वो अनुभव था जंग का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काल है परसों बंद की, हालांकि बीजेपी RSS पूरी कोशिश कर रही है। कल दिल्ली में मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है कि करीब 22,000 वो नौकरियां देने को तैयार है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं नौकरियां तो है ही हमारा विषय, उसके अलावा हमें संवैधानिक गारंटी चाहिए। यहाँ हमारा स्टेट सब्जेक्ट चलेगा पुराना महाराजा का। दूसरा, हमें जो है यहाँ के जल, जमीन, जंगल, संस्कृति और नौकरियाँ, इस पर किसी बाहरी आदमी का हाथ नहीं लगना चाहिए। ये जो बड़ी बातें हैं, उसके अलावा उनका हमें एक पूर्ण स्टेट चाहिए। अब देखिए, 4 विधायक अब तक रहे हैं, जी। पहले 2 थे, उसके कालांतर में 4 बना दिए गए। लेकिन आप समझिए वो 17-18 के करीब विधायकों से एक छोटे राज्य के निर्माण होता है। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये एक मायने में
दिल्ली की सरकार के गले में फांस की तरह फंस गया है। जिस लेह लद्दाख में उन्होंने अपना सांसद जिताए दूसरी के तीसरी बार, और उनको लद्दाख हिल काउंसिल में उनको जीत मिली, लेकिन ये अलग बात है पिछला जो चुनाव हुआ उनको उससे पिछले चुनाव से कम उनके पार्षद चुनकर आए, झटका लगा उनको चुनावी नतीजों में। तो मैं समझता हूँ ये अगर ये आंदोलन कामयाब होता है, मैं सवेरे किसी लीडर की बात सुन रहा था, उनका कहना ये था ये बंद भी है और ये आगे भी चलेगा अगर सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वही वाली बात, जिस तरह किसानों का आंदोलन सरकार को एक साल कितना लंबा खींच के वापस लेना पड़ा, वो 3 जो बिल थे जिनको वो काले बिल कहते रहे किसान, तो जाहिर है कि उससे हर आंदोलनकारी का मनोबल बढ़ा है। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सी जी कल हमारे जनरल बिपिन रावत जी को उनका अंतिम संस्कार किया गया, बड़ी दुख भरी खबर थी और सारा राष्ट्र दुखी था। और लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर इस शहादत का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रजौरी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और वो एक प्रोफेसर भद्रवाह से है, उसके अगेंस्ट भी केस बना है। और एक लड़की जो एक लेडी है जो जेके बैंक में थी, उसने भी ऐसे गलत टिप्पणियां की और उसको बैंक में से सस्पेंड कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। ये लोगों को कैसे इसे मौके पे इस तरह के अभद्र जो है भाषा का इस्तेमाल करना, जब बात करना, बहुत दुख की बात। ये कोई अच्छी मानसिकता की बात नहीं है। एक आदमी हमारे देश का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर दुर्घटना में शहीद हो जाता, केवल वो नहीं, उनकी पत्नी, 13 लोग और एक हालांकि जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ये दुख की घड़ी में इस तरह के शब्द वैसे भी नहीं निकलते, जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो। मैं समझता हूँ ये लोग किस सोच के हैं, ये इतने घटिया स्तर पर सोचते हैं, ये लोग टिप्पणी करते हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष रहा हो पुराना, लेकिन ऐसे मौके पर जब आदमी पंच तत्व में लीन हो रहा है तो इस तरह की घटिया टिप्पणी कर रहे हो फेसबुक पे आके, तो मैं समझता हूँ पुलिस ने कार्रवाई ठीक किया, उधर बैंक ने भी ठीक किया। ऐसे लोगों को एक उदाहरणीय दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा कोई करने की हरकत ना कर पाए। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।